हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का। पहला टॉपिक ही दिया है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी पड़ रही होगी। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी विलेज में हूँ। यहाँ आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड मंगाया है, स्टैंड मंगाया है, माइक, सारी चीज़ें फिर से अरेंज कर ली हैं। वैसे मेरा सेटअप बरेली में है, तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ अभी। इस वजह से थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा सिलेबस समझा रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये जो आपका टॉपिक है परमाणु और अणु, परमाणु मतलब एटम और अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, इंग्लिश में बोला जाता है। इनमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मॉलिक्यूल के बारे में तो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो एटम है, एटम से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन देखने से पहले सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर हमें। ठीक है, तो जैसे हमें सबसे पहले जो परमाणु होता है, आपको मालूम होगा कि परमाणु होता है, उसमें परमाणु की नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक में। और इसके अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं उसको, जिसको है ना, जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस टाइप से। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको पूरा परमाणु को जानना है, परमाणु के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी आपको अगर मालूम करना है, तो उनसे संबंधित आपको जानना है कि परमाणु में होता क्या क्या है। जो भी एटम होता है, तो एटम में एक तो नाभिक होता है, मैंने बोला परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, तो नाभिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 रेयर के क्वेश्चन 3 या 4 ही बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आते रहते हैं। जैसे नाभिक की, जो नाभिक का आकार है कितना होता है, या नाभिक की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते रहते हैं, देखते हैं। इसके बाद जो नाभिक में होता क्या क्या है, मैंने बोला जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इन बेसिक जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि इनका आवेश कितना है, इनका द्रव्यमान कितना है, या इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम कक्ष की। ऑर्बिट मतलब जहां पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो इसके चारों ओर कक्षक होते हैं अलग अलग एनर्जी के। ठीक है ना, तो के एल एम एन इस टाइप से बढ़ती हुई जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑर्बिट या ऑर्बिटल, कक्ष या कक्षक भी कहते हैं जिनको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, इनमें क्या रिलेशन है, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जो परमाणु संख्या आपने सुना होगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इस टाइप से भी सुन सकते हो आप, है ना। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भी कहते हैं। इसके साथ में परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनमें रिलेशन क्या है, कभी कभी तो यही आ जाता है कि बताइए इनमें क्या रिलेशन है। क्या परमाणु भार परमाणु संख्या से ज्यादा होता है, या परमाणु संख्या परमाणु भार से ज्यादा होती है, दोनों के दोनों ये बराबर होते हैं, ये रिलेशन है। और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता क्या मालूम रहता है, ज्यादातर लोगों को ये मालूम रहता है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो ज्यादा रहता है परमाणु संख्या से। कहने का मतलब है उन्हें मालूम रहता है जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर से हमेशा ज्यादा रहता है। ये ऑप्शन में दिखता है, वो टिक कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जो यहां से गलत होता है, क्योंकि जो आपको मालूम होगा, है ना, कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो ज्यादातर तो परमाणु संख्या से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए दोनों बराबर होते हैं। आपने सुना होगा 1H1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1H1। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ये परमाणु द्रव्यमान है और नीचे वाला परमाणु संख्या है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये दोनों इक्वल होते हैं हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है और आ जाता है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। कहने का मतलब परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के बराबर भी होता है और छोटा भी होती है। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान से सभी के लिए छोटी होती है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान से, लेकिन हाइड्रोजन के लिए दोनों इक्वल होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ जाता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद आपको इनके बारे में जानने के बाद कि परमाणु संख्या क्या होती है, किसकी कितनी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर कौन किसका कितना है एलिमेंट का, तो उनसे संबंधित ये 3 टर्म आपको याद रखना है कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप, समभारिक का मतलब होता है आइसोबार और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है आइसोन्यूट्रॉन।
आइसोन्यूट्रॉनिक। तो इन तीनों के बारे में कभी कभी आ सकता है कि बताइए, और आते ही भी हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों को साथ में याद रखना है। मैंने लास्ट में इसलिए लिख दिया था, मुझे पता नहीं था कि फिर बाद में मैंने देखा कि ये जो टॉपिक है इससे संबंधित है, तो यहीं पास में लिखना चाहिए था, है ना। वो बाद में जब मैंने रिलेट किया तो मैंने इसलिए एरो बना दिया कि परमाणु संख्या जो है इससे संबंधित है, ये दोनों के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से ही, ठीक है। जो संभारिक का कॉन्सेप्ट है, आइसोबार का कॉन्सेप्ट है, वो इससे संबंधित है, और आइसोटॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो परमाणु संख्या से संबंधित है। तो लिख लो, अभी तो मैं समझा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आपने सुना होगा 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, इस टाइप से रहते हैं, SSP, SPS, DPS, DPS, FDP, इस टाइप से पूरा फिल करना पड़ता है। तो किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक से कि कैसे आपको उसको समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास? जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये नॉर्मल वाला है ना, जैसे मैं किसी का भी लिख दूं, क्लोरीन लिख दूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होता है जो कैटायन और एनायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं हम, कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम लिख दिया, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव लिख दिया, है ना, या फिर Cl क्लोरीन लिख दिया तो क्लोरीन नेगेटिव लिख दिया। तो इन सबके आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए, और नॉर्मल जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मैंने लिखा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है कि ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें Na पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, Cl नेगेटिव लिखा है, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या पूछ ली जाती है किसी भी एलिमेंट में क्वेश्चन देकर। तो इस पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक टॉपिक लेके आएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। एक टॉपिक में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही करा देंगे अच्छे से कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और कैसे हमारा आंसर सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इससे संबंधित भी कुछ नियम होते हैं, ये नियम भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको याद रखना है कौन कौन से 3 नियम याद रखना है, और वो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे नियम हैं। मान लीजिए कि आपको 1-1 मिनट लगेगा तीनों नियम को समझने में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम है ऑफ-बाउ का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम और हुंड का नियम। ये 3 नियम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये ऐसे रूल्स हैं, वैसे डेफिनेशन हर किसी की नहीं आती, लेकिन ये रूल्स ही इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है ना। एक लाइन में, एक सेंटेंस में छोटी सी बात लिखी होगी और पूछा जाएगा कि बताइए जो है वो कौन सा नियम है, कौन सा नियम ऐसी बात बोलता है। तो तीनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है एक एक सेंटेंस के रूप में, और बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो ये मान लीजिए पहले तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हुंड का नियम। तो आपको ये याद करना है, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये टॉपिक आपका बड़े आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितना मैं बताऊं उतना करते जाना है। जैसे ही ये पूरा का पूरा मैं सब कुछ बता दूं फिर आप प्रैक्टिस करके देख लेना। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 20 में से 19 या 20 क्वेश्चन सही होंगे आपके, एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है कहीं से आउट से आ जाए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अगर सेटअप होता हमारा दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। मान लीजिए कि पूरा सेटअप हमारा यहाँ वहाँ चला जाता है, कभी उस रूम में चला जाता है, कभी इस रूम में, ठीक है। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, और मेरा भी मेंस का पेपर है तो है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे नाभिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक, परमाणु के नाभिक के बारे में जानेंगे 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाभिक के बारे में। और नाभिक से पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु की, कि परमाणु क्या होता है। तो देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर ही बना होता है। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु को दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं नाभिक की। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में परमाणु का नाभिक होता है, और परमाणु की नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना।
जैसे इसमें अलग अलग कक्षक होते हैं, के, एल, एम, एन, इस टाइप से बढ़ते जाते हैं कक्षक जो होते हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक है। और हर कक्षक की एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे के में 2 होते हैं, यहाँ पर 8 आ सकते हैं, ऐसे अलग अलग आते हैं। जब हम कक्षक पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज दे देंगे। बस आप याद रखो कि परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे डिसाइड होता है। पहला जो कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कक्षक आएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस टाइप से बढ़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा, जितना ज़्यादा जो नंबर का कक्षक होता है उसी लेवल के उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ज़्यादा। अब कैसे वो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं नाभिक की। तो यहाँ पे नाभिक के बारे में पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने और अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा की थी। आप बोल सकते हो अल्फा परीक्षण के द्वारा, कुछ भी अल्फा का नाम आएगा तो आप बोलोगे नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण के द्वारा की थी। नाभिक की खोज कौन सा परीक्षण की, तो अल्फा परीक्षण कह सकते हो, अल्फा परीक्षण के द्वारा की थी रदरफोर्ड ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार कितना होता है और नाभिक की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो आप बोलोगे जो नाभिक है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप बोलोगे इसी को बोला जाता है 1 फर्मी। क्या बोलोगे, 1 फर्मी, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, फर्मी बोल सकते हैं। आपको बताया था मैंने। तो आप बोलोगे नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी, 1 फर्मी होता है नाभिक का आकार, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नाभिक की त्रिज्या या नाभिक के आकार का मात्रक क्या है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलोगे नाभिक का आकार है, नाभिक की त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो होता है फर्मी। क्या बोलोगे, नाभिक की त्रिज्या का आकार होता है फर्मी। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि नाभिक जो होता है वो बना किसका रहता है। अभी तक आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सबसे छोटे कण होते हैं। जब परमाणु सबसे छोटा कण है और सबसे है ना, किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता और परमाणु इनसे मिलकर बना होता है, तो इनसे छोटा कुछ हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इनसे छोटे भी कण होते हैं जिसको बोला जाता है क्वार्क। तो एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है, बताइए कि जो नाभिक होता है, नाभिक किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि हर कोई जानता है कि परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज और याद रखना है कि परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है, ये पता होना चाहिए। इसके साथ में पता होना चाहिए कि परमाणु का नाभिक क्वार्क से बना होता है, क्योंकि सबसे छोटा कण क्वार्क ही होता है ना। सबसे छोटा कण होता है क्वार्क, जिसकी खोज की थी जेलमैन ने। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे छोटा, प्रकृति का सबसे छोटा कण होता है क्वार्क, QUARK, सबसे छोटा कण होता है क्वार्क। इस कण की खोज की थी जेलमैन ने। इस कण की सबसे छोटा कण होता है क्वार्क, जिसकी खोज की थी जेलमैन ने, ठीक है। ये जो क्वार्क होता है वो 2 प्रकार का होता है, या कितने प्रकार का होता है क्वार्क, 2 प्रकार का। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और दूसरा क्या होता है, डाउन क्वार्क, ठीक है। अब जो अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, मैंने बोला जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ये क्वार्क के ही बने होते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि बताइए परमाणु का नाभिक किसका बना होता है, और ऑप्शन में लिखा हो सकता है क्वार्क, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क के बने होते हैं। तो कुल मिला के जो नाभिक होता है वो क्वार्क का बना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, जिसकी खोज की थी जेलमैन ने। और 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क होता है उस पर आवेश होता है +2/3, जबकि डाउन क्वार्क का आवेश होता है -1/3। डाउन क्वार्क -1/3, अप क्वार्क +2/3। देखो अप मतलब होता है अप क्वार्क तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में 2 याद रखना है, प्लस के साथ 2/3 है, जबकि डाउन क्वार्क में माइनस है तो माइनस के साथ 1/3 है। इसके साथ में आपको याद रखना है
कि जो कॉर्क में, जैसे मैं बोलूं कि बताओ 2 अप कॉर्क मिल जाए, 2 अप कॉर्क और प्लस में 1 डाउन कॉर्क मिल जाए, 1 डाउन कॉर्क मिल जाए, तब कौन सा बनता है? इनमें से क्या बनेगा? प्रोटॉन बनते हैं कि न्यूट्रॉन बनते हैं? तो आपको मैं यहाँ शायद चमक रहा होगा तो यहीं बता देता हूँ कि प्रोटॉन बनने के लिए क्या कौन से कॉर्क चाहिए। तो प्रोटॉन बनने के लिए चाहिए, अब आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन होता है धनावेशित, तो धनावेश चाहिए हमें, तो प्रोटॉन के लिए 2 अप कॉर्क चाहिए, 2 होने चाहिए अप कॉर्क और उसके साथ 1 होना चाहिए डाउन कॉर्क, ठीक है। और न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन बनाने के लिए 1 होना चाहिए अप कॉर्क जबकि 2 होनी चाहिए डाउन कॉर्क। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन के लिए 1 अप कॉर्क 2 डाउन कॉर्क, अगर ये मिल जाते हैं तो बना देते हैं 1 न्यूट्रॉन। तो 1 न्यूट्रॉन कॉर्क से मिलकर बना होता है, ये हमें पता चल गया। लेकिन कितने कॉर्क? तो आप बोलोगे 1 अप कॉर्क और 2 डाउन कॉर्क, क्योंकि कॉर्क 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो होगा अप कॉर्क, 1 डाउन कॉर्क होगा। तो जब 1 अप कॉर्क मिल जाएगा, 2 डाउन कॉर्क मिलेंगे तो बन जाएगा न्यूट्रॉन। लेकिन 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क मिलेगा तो बनेगा प्रोटॉन। आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि देखो अप कॉर्क का जो है आवेश होता है 2/3, 2/3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2/3 और प्लस 2 डाउन कॉर्क का आवेश होता है -1/3, तो इसमें -1/3 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2/3 प्लस 2/3, ये कैंसिल होके यहाँ पर 0 आवेश आ जाता है। और हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन कण है, एक ना ही धनावेशित ना ही ऋणावेशित। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रल होता है मतलब उदासीन होता है, तो कोई आवेश नहीं होना चाहिए। तो इनको जब एक हम अप कॉर्क और 2 डाउन कॉर्क ही मिलाते हैं तभी न्यूट्रल बनता है ना, या उदासीन कण बन जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो आपको ये चीज याद रखना है कि क्वार्क की खोज जेलमैन ने की थी। क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे आवेश होता है +2/3, डाउन क्वार्क पे होता है -1/3। जब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलता है तो प्रोटॉन बनता है, जब 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से क्या संबंध हुआ? तो ये हुआ कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा क्वार्क से मिलकर बना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, कि जो प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, सबसे ताकतवर जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है। वैसे मैं बताया था आपको जब मैंने फिजिक्स में फोर्स पढ़ाया था, लेकिन आपको बताने वाला हूं नाभिकीय बल जो होता है, नाभिकीय बल ही प्रकृति का सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली बल होता है। कौन सा? नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल किनके बीच लगता है? तो आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है नाभिकीय बल। तो प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है नाभिकीय बल, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। तो ये बात भी आपको ये 5वें पॉइंट में याद रखना है बहुत अच्छे से, कि सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल ही होता है जो नाभिक के अंदर लगता है, और नाभिक के अंदर लगता है मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। तो इतने आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी शायद, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर लाइट जलाता हूँ तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, शाइनिंग मारने लगता है, ठीक है। तो अब इतनी रहने देते हैं, और मैंने सोचा था कि शायद इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन कम से कम आपके 2-3 टॉपिक तो करा देते, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसको आप नोट कर लेना। और आप लोग अगर बोलोगे तो मैं, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया था सिलेबस वाला, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि वैसे पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाई भी देकर नोट भी अच्छे से कर लोगे मेरे नोट्स का, है ना, जो मैं लिख के आपको शो कराऊंगा वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा, तो उसमें आपको अच्छे से सही दिखेगा क्लियर। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल अगर कहीं भी लाइट लगाता हूँ तो पूरा व्हाइट बोर्ड चमकने लगता है, तो इस वजह से लाइट भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बताइए कि कैसा लगा आपको जितना भी पढ़ाया है। वैसे तो अभी आज कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई, बस इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी नाभिक से बन सकते थे वो हमने पढ़ लिए। एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जाएंगे, न्यूट्रॉन पे जाएंगे, और फिर हम जाएंगे ऑर्बिटल कक्षक पे जाएंगे। इस टाइप से हम सारे के सारे पूरा का पूरा अच्छे से पूरा टॉपिक कर लेंगे, और जैसे ही कंप्लीट हो फिर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद।